Hello, hello everyone. Welcome back in your MTCP online lecture. As you know, today we're gonna start BTech Civil Second Year, 4th Sem, Subject Material Testing and Construction Practice, Unit Number First, Part B. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो यूनिट है किस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट अब आपकी 3 पार्ट में कवर होने वाली है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट ए हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट के पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद जो हम यूनिट लेने वाले हैं वो यूनिट नंबर थर्ड होगी, जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। देर आफ्टर यूनिट नंबर फोर्थ है, जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 होगी और क्रोनोलॉजिकली हमारी यूनिट नंबर थर्ड होने वाली है, यानी कि इसका नाम है बिल्डिंग कंपोनेंट। इसे हम एक यूनिट में एक पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो पैटर्न आप लोगों को पता है, 5 यूनिट आपको इस बुक में है और ईच यूनिट से आपको 21 मार्क्स का मिलेगा। 21 मार्क्स में से आपको 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो जो अगर मैं यहाँ पे 14 इंटू 5 करूँ, टोटल कितना आता है 70 मार्क्स। तो आपका जो पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा और ये एडवांटेज आपको यहाँ मिल जाता है कि आपको हर यूनिट से एक चॉइस जरूर मिलेगी। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता है, 2 मार्क्स का भी आएगा आपको, 7 मार्क्स का भी आता है। जैसे कि मैंने कहा यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, इसका पार्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। हमने ब्रिक पढ़ा था, ब्रिक क्या होता है ये हमने जाना था। उसके साथ साथ हमने उसके कुछ टेस्टिंग पढ़े थे, टेस्टिंग के साथ साथ कंपोजिशन पढ़े थे, जिसे हमने एक वर्कर के नाम जिसका नाम सलीम था उससे हमने समझा था। सलीम के नाम से क्या है कि हम उन टर्म को, उन कंपोजिशन को हम याद रखेंगे और क्रोनोलॉजिकली हमारे वो माइंड में रहेगा, जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसा कंपोनेंट मिस नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कंक्रीट पढ़ा, कंक्रीट के साथ साथ हमने उसके स्टेजेस पढ़े, उसमें टेस्टिंग जो है वे हमारे रह गए थे। तो आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट बी, जिसमें हम जो यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट कर रखे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम यहाँ 1 बाय 1 डील करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है क्यूब टेस्ट, सेकंड है स्लम्प टेस्ट, देयर आफ्टर एग्रीगेट के बारे में समझने वाले हैं। एग्रीगेट कितने टाइप्स का होता है ये हम समझेंगे और ग्रेड के एग्रीगेट के ग्रेड हम समझेंगे। ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, होलो कंक्रीट ब्लॉक और एएसी ब्लॉक क्या होता है। जो हमने जब हमने ये समझा था कि वाई हम एमटीसीपी को क्यों पढ़ रहे हैं, तो वहां पे मैंने एक ब्लॉक का आपको बताया था, एएसी का एक ब्लॉक होता है, कंपेयर टू ब्रिक उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन दिखने में जितना वो हैवी लगता है उतना हैवी नहीं होता है, वेट उसका लाइट होता है। ठीक है, तो उस ब्लॉक के बारे में कंप्लीट हमें पढ़ना है कि कैसा ब्लॉक होता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे कि हाँ, हम हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको बाद में देखते हैं, तो आज भी ऐसा ही करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक, या पहला टॉपिक जो हमारा है कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट। आज का जो टॉपिक हम जितने भी कवर करने वाले हैं, आपको बता दूं कि आज के लेक्चर, ये जितने भी हमारे एमटीसीपी में लेक्चर हैं, ये आपके साइट के नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताऊं, अगर आप किसी क्राउड एरिया में हो या कहीं आपके आसपास आवाज आ रही है, तो वहां से दूर होकर के सिर्फ इतना करना है, लैंडस्केप मोड में आपको अपना फोन कर लेना है और मेरी आवाज को सुनना है और स्क्रीन पर ध्यान रखना है। आपके कुछ पॉइंट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, रिवीजन से हमारी उस टॉपिक के इंफॉर्मेशन बढ़ती रहती है। जितना रिवाइज करेंगे वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक को लेकर के बढ़ेगी। तो पहला टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट।
सबसे पहले इसके 3 वर्ड हम समझते हैं, व्हाट, व्हाई और व्हेन। कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्या है? बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, तो वहां से उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हो। सपोज कीजिए आप एक घर बना रहे हैं और वहां पर आप सबसे पहले फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो कॉलम कास्ट कर रहे हो। तो कॉलम के लिए जो कंक्रीट आपने बनाया है, वहां से उस कंक्रीट का सैंपल लोगे और इस क्यूब में डाल करके आप उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रेंथ है। एक सवाल हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि जब हम वहां पे उसको कास्ट कर रहे हैं, तो कास्ट होने से पहले क्यों नहीं टेस्ट कर सकते? क्योंकि बेस जनरल सी बात है, अगर हमने कंक्रीट की जो सेटिंग टाइम हमारी हमारी होती है, जब हम सीमेंट पढ़ेंगे और हमने जब कंक्रीट भी पढ़ा था, तो हमने समझा था कि आपके कंक्रीट की जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है 30 मिनट होती है। तो 30 मिनट से ज्यादा, या मैं ये कहूँ कि 10 घंटे से ज्यादा हम कंक्रीट को ऐसा नहीं छोड़ सकते। वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, वो अपनी कंक्रीटनेस गेन कर लेता है। तो इसलिए हमें आपके कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो, उसके साथ वो सैंपल लेकर के आप वहां पर उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और इससे आपको इन फ्यूचर अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो आगे का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, आप वहां पर किसी भी तरीके से उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके उस एरिया को मजबूत बना सकते हैं। आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको कहूं कि जो ये कंक्रीट क्यूब टेस्ट है, ये ऑफलाइन ही आपका 1 घंटे से ज्यादा लेता है, पर मैं आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट कि आप इस क्यूब टेस्ट को इस लेक्चर में काफी आसानी से आप तक मैं कन्वे कर पाऊं। तो हम समझ गए कि क्या किस लिए हम इसे करते हैं, राइट। अब ये समझते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है और इसके एपरेटस क्या होते हैं। सबसे पहला कि क्यूब, हमें पता होता है क्यूब क्या होता है, जिसकी तीनों डायमेंशन इक्वल होती है। रेक्टेंगल आपको पता है, क्यूबॉइड आपको पता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या है? जिसकी 2 डायमेंशन आपकी क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन क्यूब क्या होता है? जिसकी तीनों डायमेंशन आपकी बराबर होती है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है। इमेज में ये डायमेंशन जो इसकी होगी 150 mm, राइट। ये भी इसकी होगी 150 mm और इसकी हाइट भी होगी 150 mm। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला है? क्यूब बोला है। और इस टेस्ट को, इसीलिए इस टेस्ट का नाम पड़ा है कंक्रीट क्यूब टेस्ट, राइट। तो इसमें जो अपरेटस आपके होते हैं, पहला अपरेटस जो होगा आपका ये क्यूब होगा। सेकंड आपका जो अपरेटस होने वाला है, यहाँ पे एक टेम्पिंग रोड यूज होती है, ठीक। एक होगा यहाँ पे आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो कंप्रेसिव का मतलब है उसको आप ऊपर से अगर कोई लोड लगा रहे हैं, आप जहां पर भी खड़े होंगे या आप किसी फर्स्ट फ्लोर पर है, तो आपका जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर जब आप खड़े होंगे, तो आपकी वजह से जो कंप्रेशन, जो लोड आपके स्ट्रक्चर पे लगेगा, कंप्रेस होगा। आपकी वेट की वजह से जो कंप्रेशन वहां पे आने वाला है, उसे ही बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो एपरेटर्स हम समझ गए, 3 एपरेटर्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। पहला क्यूब यूटीएम मशीन, यूटीएम भी हो सकती है, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन भी वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वहां पे आप एक टेम्पिंग रोड भी यूज करेंगे। और कंक्रीट तो होगा, बिकॉज ऑफ वी आर टेस्टिंग द कंक्रीट, ठीक है। अब इसमें हम जो आपका जो क्यूब आपका बनेगा, उसमें जो हम लोड लगाते हैं, उसका जो यहाँ पे जो मेजरमेंट होती है, वो होती है 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम इसे एमएम में भी ले सकते हैं। पर मिनट हम इस पर लोड लगाएंगे। अब जब हम उस पर लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद जिस लोड पर वहां पे आपके क्यूब पर क्रैक दिखने वाले हैं, वहीं पर हम उसका वो लोड टेस्ट कर लेंगे। और उसी को हम बोलते हैं आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, की इतना लोड आपका कंक्रीट बियर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्यूब का मोल्ड आपको दिखाया था, 150 × 150 × 150 mm का, ठीक है। तो उसको जब हम मोल्ड से निकालेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है।
तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ कंडीशंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। पहला, जब भी आप क्यूब को कंक्रीट को इस मोल्ड में डाल लेंगे, जो मोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस मोल्ड में आपने कंक्रीट डाला, कंक्रीट डालने के बाद आपने 28 घंटे बाद वो कंक्रीट इसमें से आ, निकालना है। ठीक है, निकालते वक्त आपको इतना ध्यान, जब आप इसमें कंक्रीट डालेंगे तो इसमें हम एक टैंपिंग रॉड यूज करते हैं। और सेकंड थिंग, इसमें जब भी हम कंक्रीट को फिल करेंगे, 3 लेयर में फिल करेंगे। कितने लेयर में? 3 लेयर में फिल करेंगे। तो ईच लेयर हमारी कितनी हो गई? 50 mm। ठीक है, क्योंकि हाइट कितनी हो गई इसकी? 150 mm। और ईच लेयर हमारी कितने की हो जाएगी? 50 mm प्लस 50 mm प्लस 50 mm, तो कितना हो गया? 150 mm। और हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंक्रीट होगा हमेशा और हमेशा 3 ही लेयर में भरा जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है, हमने 50 mm कंक्रीट डाला। कंक्रीट डालने के बाद हमारे पास एक टैंपिंग रोड है जिसकी डायमेंशन होगी 16 mm डायमीटर का होगा, और 600 mm का इसका लेंथ होगी, और जिसको हम 25 से 35 बार स्ट्रोक करेंगे फ्री हैंड से। स्ट्रोक क्यों करते हैं? जो हमारा कंक्रीट के अंदर एयर वॉइड है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम 50 mm का कंक्रीट डालेंगे, फिर उसको 25 से 35 स्ट्रोक, 25 से 35 के बीच में स्ट्रोक करेंगे। फिर हम एक लेयर डालेंगे, फिर उसमें स्टॉप करेंगे, फिर उसको ऊपर से प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद जिस भी स्ट्रक्चर का कंक्रीट आपने लिया है, सपोज कीजिए आपका कॉलम, आपने कॉलम के नंबर है आपके C1 C2 C3 C4। सपोज दैट दैट कि आपने C4 में वो कंक्रीट कास्ट किया है, तो C4 का जो कंक्रीट है वो आपने डाला है, तो लिख देंगे वहां पे C4। और जिस डेट को आपने ये कास्ट किया है उस दिन आप उस डेट को आप अपने कंक्रीट के ऊपर मेंशन कर देंगे। ठीक है, मेंशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 28 दिन बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करनी है। ये हम 7 दिन बाद भी कर सकते हैं, 14 डेज के बाद भी कर सकते हैं, 28 डेज के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक सैंपल में आपके 3 क्यूब बनते हैं। ठीक है, तो एक सैंपल में 3 क्यूब बनेंगे। तो पहला 7 दिन बाद टेस्ट करेंगे, दूसरा 14 डेज बाद, और थर्ड 28 डेज बाद। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म आपका, जब हम कास्ट कंक्रीट को रिमूव करेंगे, आपका मोल्ड को रिमूव करने के बाद जो मोल्ड क्यूब हमें मिलने वाला है, क्यूब को हम गनी बैग के थ्रू, गनी बैग होता है जो आपका एक हिंदी में अगर इसे बोले टाट का बोरा जो होता है, उसी को बोलते हैं। उसको ढक देंगे आपके क्यूब को, और क्यूब को ढकने के बाद कुछ टाइम बाद आपके क्लीन वाटर में, ठीक है, उस क्लीन वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए आपका अप्रोक्स 25 के आसपास। ठीक है, उस आपके पानी का टेम्परेचर 25 होना चाहिए, उसमें कोई साल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको 28 दिन के लिए वो क्यूब रखना है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 7 दिन बाद आपको उस पानी को हमेशा चेंज करते रहना। ठीक है, तो आफ्टर 28 डेज बाद आप जो क्यूब निकालेंगे उसको सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, वहां पे आपको क्या करना है? आपको वो क्यूब इस मशीन में, आपको यहाँ पे जो मशीन दिख रही है, इस मशीन में आपको सेंटर में ये क्यूब रखना है। क्यूब रखने के बाद 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसके ऊपर लोड लगाएंगे। जब इसके ऊपर लोड लगेगा, जिस टाइम उस ट्यूब पर क्रैक दिखेंगे, वो मेजरमेंट हम वहां पे ले लेंगे। ठीक है, और जिस फॉर्मूले के हेल्प से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाउंड होता है उसे बोलते हैं लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड हमारा किससे निकल रहा है? 140 हम निकाल रहे हैं, वो से लगा रहे हैं, पर जितना हमारा लोड पर आपके कंक्रीट पे क्रैक दिखे, उस कंक्रीट के थ्रू हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर्मूला लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे? 150 इंटू 150, यानी कि एरिया निकालना है, यानी कि L इंटू बी हम लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। और लोड जो हमारा है उससे आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा? आपका लोड फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर यहाँ पे किस तरीके से होगा। प्रोसीजर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे मैंने प्रोसीजर बताया कि 3 लेयर में इसको बनाएंगे,
50 ईच लेयर आपकी 50 mm की होने वाली है। वो आप इसे स्टेप्स में लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जो स्टेप यहाँ पे लिखा है, जब आप अपने मोल्ड को रिमूव करेंगे, वहां से मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप आपका होगा, वो आपने जो मोल्ड है उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आपने उसके सरफेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई रखेंगे। ड्राई करने के बाद आपकी जो मशीन है, टेस्टिंग मशीन में उस जो सरफेस है, जो आपका क्यूब है, उसको सेंटर में पुट करेंगे, सेंटर में प्लेस करेंगे। सेंटर में प्लेस करने के बाद वहां पे आप उसको 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड आप उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो आपको लोड क्यूब को देखते रहना है, और वो स्पेस आपको देखना है, वो जगह आपको देखनी है। जब वहां पे क्रैक आपको दिखेगा, वो लोड आपको मेजरमेंट क्लियर करना है, लिखना है, और उसको रिकॉर्ड में लिखते चले जाना है। पहला क्यूब आपने लिया, पहला क्यूब आप यूटीएम मशीन में रखेंगे, वहां पे लोड लगाएंगे। जब आपको क्रैक दिखेगा, जिस लोड पर वो क्रैक दिखा है, वो लोड आप उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं क्यूरिंग ऑफ क्यूब। जैसे मैंने आपको बताया 24 आवर्स के लिए आपको उसको आफ्टर ड्राई आप उसको 24 आवर्स के लिए इसको क्या करेंगे, क्यूरिंग के लिए छोड़ देंगे। और 28 डेज के लिए छोड़ते हैं, और 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज पे आप उसको निकालेंगे। प्रिकॉशंस फॉर टेस्ट के लिए क्या होगा, आप इसको द वाटर फॉर क्यूरिंग शुड बी टेस्टेड एवरी 7 डेज, एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी एट 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री, यानी कि 25 पे प्लस 2 कर सकते हैं, -2, यानी कि 25 का माइनस में क्या 2 करेंगे तो 25, और सॉरी 27 में -2 करेंगे तो 25, और 27 में +2 करेंगे तो 29। या हम ये बोल सकते हैं 25 से 29 का टेम्परेचर इसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यूब टेस्ट है आपका। दो टेस्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला क्यूब टेस्ट हमने पढ़ लिया, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंडमली आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेकंड है कंक्रीट स्लम टेस्ट। ठीक है, तो कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्या था, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड चेक करने के लिए कंक्रीट क्यूब टेस्ट होता है। ऐसे ही कंक्रीट स्लम टेस्ट क्या होता है, आपके कंक्रीट की वर्केबिलिटी, ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए आप कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एपरेटर्स यहाँ पे यूज होते हैं। आपका एक स्लम्प यूज होगा जो कोन के टाइप का है। एक टेम्पिंग रोड होती है, टेम्पिंग रोड का साइज सेम होगा जो आपका स्लम्प क्यूब टेस्ट में था। क्या हमने बोला था, इसकी जो डायमीटर होने वाली है कितनी होगी, 16 mm का डायमीटर होगा, और इसकी लेंथ जो होने वाली है 600 mm की इसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब आपका साइज इसको देख लेते हैं कितने साइज का होता है। जब भी आप स्लम टेस्ट की बात करेंगे तो आपको एक नंबर याद रखना, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आप देखिए, इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे देखें कि सबसे कम एरिया कौन सा है, आपका ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, और सबसे ज्यादा बड़ा जो आपका हो गया तीनों में, ये हो गया। तो हमें यहाँ 1, 2, 3 याद रखना है। सबसे छोटे एरिया को हम बोलेंगे 1, दैट इज सेकंड को 2, और सबसे बड़ा एरिया जो आपका हो गया, यहाँ पे जो लेंथ इसकी है, नॉट एरिया, जो डायमेंशन जो इसकी होने वाली है, ये हो गया 3। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे आप इसे बोल सकते हैं 1 तो 100 mm, 2 यानी कि 200 mm, 3 एंड लेंथ जो इसकी हो जाएगी, हाइट इसकी जो होगी 300 mm की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 100 mm, यह मेंशन है। ये हो गई 200 mm, ये मेंशन है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी हो गई 300 mm, ये मेंशन है। ये आपको अगर आता है एग्जाम में तो ये आपको वहां पर मेंशन करना है विद आपके नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ। तो हम समझ गए वर्केबिलिटी होती है। वर्केबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, आपके कंक्रीट की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए
हम कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिस भी कंक्रीट हमारी हमने बनाई है, जिस भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को कास्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस में क्या करना है, उस कंक्रीट का एक सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद अब हमें यह समझना है कि आपका जो स्लम टेस्ट है, जो आपका स्लम टेस्ट है वो कितने लेयर में फिल किया जाएगा। तो आपका जो स्लम टेस्ट है वो 3 लेयर में जो कास्ट किया जाता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर मैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात करूं, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं, तो ये 4 लेयर में आपको फिल करना होता है। जैसे क्यूब टेस्ट को हमने 3 लेयर में फिल किया था, तो आपका जो स्लम टेस्ट है वो 4 लेयर में फिल किया जाता है। आईएस कोड 1199 2018 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लेयर में हमें भरना होगा। तो पूरी हाइट कितनी है, 300, और 4 लेयर में अगर हमें इसे भरना होगा तो कितना होगा, ईच जो इसकी लेयर होगी वो होगी 75 mm की। इसे भी सेम ऐसे ही करना है। पहले आप 75 mm का एक लेयर डालेंगे, उस पे 25 स्ट्रोक आपको फ्री हैंड से उस पे करने हैं। क्यों किए जाते हैं, जो एयर वॉइड है आपकी वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो 75 mm का जो एक लेयर आप डालेंगे, लेयर आपने रखी है यहाँ पे, तो दूसरी लेयर भी आप डालेंगे। लेयर डालने के बाद फिर उसको 25 स्ट्रोक से फिर फ्री हैंड से स्ट्रोक करेंगे। थर्ड लेयर के साथ भी ऐसी करना है, फोर्थ लेयर के साथ भी ऐसी करना है। जब आपका ऊपर फोर्थ लेयर में आप 25 स्ट्रोक कंप्लीट कर लेंगे, तो ऊपर के एरिया को प्लेन करना है। प्लेन करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिएगा, जो हमने यहाँ पे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है, लेकिन हमें फिल करना है 4 लेयर में। यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्पिंग रोड से इसे टेम्प किया 25 स्ट्रोक, फिर सेकेंड लेयर डाली, फिर 25 स्ट्रोक, फिर थर्ड लेयर, फिर 25 स्ट्रोक, फिर फोर्थ लेयर हमें डालनी है, फिर 25 स्ट्रोक हमें यहाँ पे फ्री हैंड से टैम्प करने हैं, फिर ऊपर से प्लेन कर देना है। प्लेनिंग करने के बाद हमें फ्री हैंड से इसको रिमूव कर देंगे, जो मोल्ड है इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास जो टेम्पिंग रोड है उसको यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितना स्लम हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज देख लेते हैं, कितने स्लम पे कितना, किस तरीके की हमारे क्या क्या मेजरमेंट आएंगी, और क्या मेजरमेंट आएगी, और क्या उससे हम पता लगाएंगे कि कैसा ये हमारा टेस्ट है। देखिएगा, आईएस कोड के अकॉर्डिंग अगर आपका जो टेस्ट है वो उसकी जो डायमेंशन आपकी आने वाली है 25 से 75 mm आएगी, तो जो आपका स्ट्रेंथ होगा, जो वर्केबिलिटी होगी वो होगी लो। और लो वर्केबिलिटी आप हमेशा लाइट रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मैं अब बात करें 50 से 100 आ रही है, तो वो होगा मीडियम। वर्केबिलिटी क्या होगी, मीडियम होगी, और उसको हम बीम में यूज कर सकते हैं, वॉल में यूज कर सकते हैं, कॉलम में यूज कर सकते हैं। अगर आपका जो स्लम्प आया है 100 से 150 mm, तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। और उसका जो उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको हम ट्रेंच फिल में यूज कर सकते हैं, पम्प्ड कंक्रीट उसमें हम बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेरी हाई में, वेरी हाई कब होगा, ये होगा 7.1.2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ट्रिमी कंक्रीट आपका होना चाहिए। तो अगर हाई आपका वर्केबिलिटी है तो आपको 100 से 150 mm का आपकी वर्केबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रू, ये अगर मैं वर्टिबिलिटी की बात करूं तो आपके स्लम्प होते हैं वे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्रू स्लम्प, सेकंड जीरो स्लम्प, थर्ड कोलैप्स स्लम्प, थर्ड फोर्थ आपका होगा शियर स्लम्प। ठीक है, तो ट्रू स्लम्प कब होगा, जब आपकी वैल्यू कब आएगी, जब आपकी वैल्यू आने वाली है 50 से 100 हम बोल सकते हैं। ठीक है, या 75 से 100 हम बोल सकते हैं। ठीक, जीरो स्लम्प क्या होगा, जब आपका जो वर्केबिलिटी है जो आज जीरो है, यहाँ से आप दिख रहे हैं, जैसे हमने रिमूव किया उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे। कोलैप्स कब होगा, जैसे ही हमने रिमूव किया और जो आपका कंक्रीट है वो इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गया है। ठीक है, और शियर कब होगा, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, कंक्रीट जैसे ही आपने रिमूव किया, आपने
मोल्ड को, और मोल्ड को रिमूव करते के साथ ही इस तरीके की शेप आपको कंक्रीट की दिख रही है, तो उस तरीके के कंक्रीट को हम बोलेंगे शियर स्लम्प। ठीक है, तो ट्रू स्लम्प क्या होगा? ट्रू स्लम्प इज ओनली स्लम्प दैट कैन बी मेजर्ड इन द टेस्ट। द मेजरमेंट इज टेकन बिटवीन द टॉप ऑफ द कोन एंड द टॉप ऑफ द कंक्रीट आफ्टर द कोन हैज बीन रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। देख रहे हैं, जैसे कि आपने आपने कोन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद आपका जो कोन है, इसमें से आपको इतने परसेंट आपका जो कंक्रीट है वो नीचे चला गया। जब इस तरीके का आपका जो कंक्रीट हो आपको दिखेगा, उस तरीके के जो स्लम्प को बोलते हैं ट्रू स्लम्प। ठीक, जैसे हमने तीनों पर बात कर ली। अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप की, तो पहले स्टेप में क्या लिखना है, इसका प्रोसीजर हम अगर आता है एग्जाम में, तो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना होगा। पहला, to clean the initial surface of the mold and apply oil। ऑयल, तो ऑयल क्यों अप्लाई करते हैं? ऑयल इसलिए अप्लाई करते हैं कि इजीली आपका जो मोल्ड है वो निकल जाए। ठीक है, जो कंक्रीट है आपके मोल्ड पे ना चिपके। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेप आपका हो जाएगा, प्लेस द मोल्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल नॉन पोरस बेस प्लेट। ठीक है, जो प्लेस कर आपने अब इसका जो मोल्ड है उसको हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, नॉन पोरस बेस प्लेट पे प्लेस कर देंगे उसको। थर्ड आपका क्या होगा, द मोल्ड विद द प्रिपेयर्ड कंक्रीट मिक्स इन 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेयर। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपकी लेयर है वो 4 अप्रोक्सीमेटली लेयर में होगी, तो ईच लेयर आपकी हो गई 75 mm की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी किसी बुक में ये आपका 3 लेयर लिखा हुआ है, लेकिन वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चले हुए हैं। हो सकता है वहां पे उन्होंने अपनी बुक में वो रिवीजन ना किया हो सकता है उन्होंने वहां पे अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिया हो। अगर आप आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपको फोर फोर लेयर में ही उसको फिल करना होता है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो इंटरव्यू में ये एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल बन गया है आजकल, कि आपका जो कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट है वो कितने लेयर में फिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेम्प ईच लेयर विथ 25 स्ट्रोक। 25 स्ट्रोक आपको फ्री हैंड से वहां पे स्ट्रोक करने होंगे ऑफ द राउंडेड एंड ऑफ द टेम्पिंग रोड इन ए यूनिफॉर्म मैनर ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोल्ड। जो मोल्ड आपका है उसमें इजीली आप 25 स्ट्रोक वहां पे स्ट्रोक करेंगे, और स्ट्रोक करने के बाद ईच लेयर आप फिल करेंगे, उसके बाद फिर 25 स्ट्रोक आपको अप्लाई करना। स्टेप 5, रिमूव द एक्सेस कंक्रीट एंड लेवल द सरफेस विद द ट्रॉवल। ऊपर के जो आपका सरफेस है उसको ट्रोवल के थ्रू आप प्लेन कर लेंगे। ट्रोवल मतलब कन्नी, जिसे हम हिंदी में कन्नी बोलते हैं। ठीक है, या जो आपके मेसन्स होते हैं वो कन्नी के नाम से इसको बुलाते हैं। स्टेप 6, क्लीन अवे द मोर्टार ऑफ वाटर लीक्ड आउट बिटवीन द मोल्ड एंड द बेस प्लेट। जो बेस प्लेट आपकी है उसको क्लीन कर लेंगे। सेवेंथ क्या होगा, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप उसकी मेजरमेंट करेंगे कि कितना स्लम्प आपका नीचे आया। ठीक है, तो ये दोनों जो टेस्ट आपके थे काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रेंडमली कोई ना कोई पूछ लिया जाता है हर ईयर। अब फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हमारा टॉपिक है एग्रीगेट। एग्रीगेट बेसिकली आपका एक मटेरियल है, एक इंग्रेडिएंट है आपके कंक्रीट का, जो आपके कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हमने कंक्रीट पढ़ा था, एग्रीगेट के बारे में पढ़ा था, कहा भी था कि एग्रीगेट, जब इसका पूरा एग्रीगेट का एक अलग टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीगेट क्या है, बेसिकली इट इज द आपका एक इंग्रेडिएंट है जो आपके कंक्रीट में इसके कोर्स एग्रीगेट होते हैं, इनके कोर्स यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके होंगे, और इसलिए आपका जो एग्रीगेट होता है फाइन भी हो सकता है और कोर्स एग्रीगेट भी होता है, और जिसकी वजह से आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलती है, कंक्रीटनेस मिलता है। तो देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। एग्रीगेट आर द मटेरियल यूज्ड एज फिलर विद बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल क्या है आपका, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। ठीक है, जो बाइंडिंग मटेरियल आपका कंक्रीट है वो मोर्टार को भी
प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है और आपके कंक्रीट में भी यूज होता है। और एग्रीगेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कंक्रीट रिड्यूसिंग द श्रिंकेज। तो एग्रीगेट क्या होता है, आपके कंक्रीट में श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है इसकी, इट इज द वैल्यू ऑफ द लोड फॉर विच एग्रीगेट कैन रिमेन सेफ एंड ट्रांसफर द लोड अप्लाइड। आपका जो एग्रीगेट है लोड को ट्रांसफर कर देता है। टफनेस होता है, कॉन्क्रीटनेस होता है, आपकी एग्रीगेट में कॉन्क्रीटनेस प्रोवाइड करता है। फायर रेजिस्टेंस होता है, ये आपके फायर को काफी देर तक विदस्टैंड कर पाता है। दैट्स व्हाई वी यूज एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि आपका जो कंक्रीट है कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली आपका जो कंक्रीट होता है दो टाइप का होता है। पहला फाइन एग्रीगेट, सेकंड कोर्स एग्रीगेट। तो अब साइज को देखते हुए हमने इन्हें फाइन एग्रीगेट जो होगा, फाइन एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अगर मैं बात करूं आईएस कोड 383 1970 के अकॉर्डिंग, ये पेज नंबर 5 पे क्लियरली मेंशन है कि अगर हमारे एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से लेकर के 0.075 mm तक है, या ये कह दें कि आपके एग्रीगेट का रेंज जो होता है 0.075 mm से 4.75 mm तक है, तो वो आपका फाइन एग्रीगेट कहा जाएगा। ठीक है, और ये फाइन एग्रीगेट आपके जितने मार्बल्स आप यूज करते हैं वहां यूज होता है, मार्बल्स को बाइंड करने के लिए। ठीक है, जब आगे बढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे क्लियरली सभी के बारे में। अब बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। अगेन ये आपके पेज नंबर 5 पर ही लिखा हुआ है क्या, कि दीज एग्रीगेट हैव ए साइज ऑफ मोर देन 4.75 mm। ठीक है, यानी कि जो आपके एग्रीगेट का साइज 4.7 mm से ज्यादा है तो वो एग्रीगेट हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। राइट, तो अब हमने आप पे साइज को देख करके समझ लिया दो तरीके के आपके एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्लासिफिकेशन आपका टू टाइप का होता है। ठीक है, नेचर एग्रीगेट, नेचुरल एग्रीगेट और आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो जैसे कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, नेचुरल एग्रीगेट वे एग्रीगेट होंगे जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलेंगे। ठीक है, जो जो डिपॉजिट होंगे ऑफ सैंड के थ्रू, ग्रेवल आपका होगा फ्रॉम आपके क्वेरीज एंड कटिंग ऑफ रॉक, आपके रॉक के कटिंग के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। जो नेचुरली आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वे आपके नेचुरल एग्रीगेट कहलाते हैं। सच एज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि विच हैव बीन रिड्यूस्ड द to their present size by natural agent such as water, wind and snow, etc. The river deposit are the most common and good quality. तो यहाँ पे जो रिवर डिपॉजिट एग्रीगेट आपका है, नेचुरल एग्रीगेट जो रिवर डिपॉजिट है, वो क्या होता है, इसकी क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं रिवर एग्रीगेट की, इसमें आपका कोर्स एग्रीगेट भी हो सकता है, आपका फाइन एग्रीगेट भी हो सकता है। और फाइन एग्रीगेट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपका सैंड की हम बात करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो द मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर क्लीन ब्रोकन ब्रिक। जो आपके ब्रिक हम यूज करते हैं, जो आप क्ले के थ्रू उसे बनाते हैं, तो क्ले जो ब्रिक का ब्रोकन पार्ट आपका होता है, ब्रोकन ब्रिक जो होती है वही आपकी होगी आर्टिफिशियल एग्रीगेट आपका कहलाता है, जो ब्रोकन ब्रिक को यूज करके करते हैं। ये आपने देखा होगा, आपने कभी घर बनता देखा है, तो उसमें जब आप फ्लोरिंग करते हैं तो फ्लोरिंग में वहां पे आपका जो ब्रिक का क्रसिंग पार्ट होता है वो प्लेस किया जाता है, और एज ए आपका एग्रीगेट ही उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेस ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट भी यूज की जाती है। सिलेक्ट क्या होती है ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट बेस्ड ऑन द ऑन देयर शेप। तो अकॉर्डिंग टू शेप आपका जो एग्रीगेट है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला राउंडेड एग्रीगेट, सेकंड इरेगुलर एग्रीगेट, थर्ड एंगुलर एग्रीगेट, फोर्थ फ्लेकी एग्रीगेट।
जैसे कि इसका नाम है, ऐसे ही आपके एग्रीगेट की शेप होने वाली है। पहला राउंडेड एग्रीगेट, तो राउंडेड एग्रीगेट, तो राउंडेड एग्रीगेट में हमारा जो एग्रीगेट होगा वो राउंडेड आपको दिखने वाला है। आपको ये बता दूं कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो एग्रीगेट जब राउंडेड एग्रीगेट होगा तो वो और मटेरियल के साथ बॉन्ड अच्छी तरीके से नहीं बना पाएगा, और इसके बीच में एयर वॉइड आपको ज्यादा दिखने वाले हैं। ठीक है, इससे हमारे एग्रीगेट जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। ठीक है, तो राउंडेड एग्रीगेट के थ्रू आपका जो कंक्रीट होगा वीक इंटरलॉकिंग होगी, वीक स्ट्रेंथ होगा, और इसमें आपकी जो अवेलेबल होता है ये आपका रिवर और डेजर्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है इरेगुलर एग्रीगेट। इरेगुलर एग्रीगेट वे एग्रीगेट होते हैं जहां पे आपका साइज इरेगुलर होगा। ठीक है, ये दे हैव बेटर इंटरलॉकिंग एबिलिटी देन राउंड एग्रीगेट। इनकी इंटरलॉकिंग अच्छी होती है अगर हम बात करें आपके राउंड एग्रीगेट को देखते हुए। ठीक है, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये आपके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को लेकर के सुटेबल नहीं होता है, कन्वीनियंट नहीं है। देयर एग्जांपल आर पिट सैंड एंड ग्रेवल। ये आपके पिट सैंड एंड ग्रेवल आपके हो सकते हैं। थर्ड है आपका एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट होता है एंगुलर शेप में होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप में होने वाला है, एक एंगल वहां बनने वाले हैं। तो एंगल्स के थ्रू क्या होता है, आपका जब एंगल्स होंगे तो वहां पे आपके एग्रीगेट के बीच में एयर वॉइड कम होने वाले हैं। और जब ये आपका कंक्रीट यानी कि सीमेंट के साथ कंक्रीट में आपका कंक्रीट बनेगा, तो जो कंक्रीट के साथ इसका बॉन्ड होने वाला है, इंटरलॉकिंग होने वाली है कंपेयर टू इरेगुलर एग्रीगेट और राउंड एग्रीगेट, काफी बेटर आपकी होने वाली है। और यही एग्रीगेट है जो हम अपने कंक्रीट में यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट फोर्थ है आपका फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट का मतलब है आपका जो इसमें होगा जो इसकी शेप होने वाली है थोड़ा थिन यहाँ पे होने वाला है। ठीक, और दे हैव लो परफॉर्मेंस इन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसकी वजह से अगर आप फ्लैकी एग्रीगेट अपने कंक्रीट में यूज कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी आपकी लो होगी, और दे कैन बी डैमेज इजिली। ये इजीली डैमेज हो जाएंगे क्योंकि लीन होते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये आपके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट एज एग्रीगेट। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आपका एज एग्रीगेट यूज होता है। सबसे पहला ईएफ स्लैग एज एग्रीगेट, हमने ये इसलिए इंक्लूड किया है कि पहले 2 बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा गया। तो ईएफ स्लैग एज एग्रीगेट हमने पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की जो आपकी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिक की जो आप वेल्डिंग होती है उसके थ्रू जो वेस्ट होती है, वो भी आपके एग्रीगेट की तरह हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और अगर हमें पता है कि कहाँ पे यूज होता है, ऐसे नहीं है कि हम अपना घर बना रहे हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक आर्क हम लिया है और उसको कंक्रीट में लेकर के बना रहे हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कंक्रीट की ग्रेड, तो वहां पे एक अलग ग्रेड की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कैसे यूज कर पा रहे हैं। बस हमें भी यहाँ पे यही समझना है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी कि ईएएफ जो होता है आपके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से निकलता है। इट कैन बी यूज इन कंक्रीट एज इधर फाइन और कोर्स एग्रीगेट। आपके कोर्स एग्रीगेट की तरह भी की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और फाइन एग्रीगेट की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड है स्टील स्लैग एंड एग्रीगेट एज एग्रीगेट। स्टील का जो स्लैग आपका होता है वो भी एग्रीगेट में एज ए एग्रीगेट यूज होता है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेडेशन एनालिसिस। तो ग्रेडेशन आपका क्या होता है, बेसिकली अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो कंक्रीट जो आपका कंक्रीट को आपका जो एग्रीगेट होता है वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और आपके एग्रीगेट को जो स्ट्रेंथ देता है वो होता है उसका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है अब ये समझते हैं। अब आप ग्रेडिंग का मतलब है कि आपका जब जब हमने कंक्रीट पढ़ा तो हमने समझा था कि कंक्रीट के ग्रेड होते हैं M5 M7.5, और हमने ये भी पढ़ा था तो जो आपके स्लेब का ग्रेड होता है M25 होता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट जैसी स्ट्रेंथ हमें चाहिए
वैसे ही हमने कंक्रीट को ग्रेड में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और जैसे ही हमने ब्रिक के बारे में सेम ऐसा ही पढ़ा था, जैसी ब्रिक हमें चाहिए थी वैसे ही हमने ब्रिक को डिवाइड कर दिया था, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक, राइट। तो ऐसे ही हमने आपके एग्रीगेट को भी डिवाइड कर रखा है। एग्रीगेट में क्या होगा, एग्रीगेट को जब हम साइज को लेकर के उसको ग्रेडिकली ग्रेड साइज को लेकर के डिवाइड करेंगे तो वही उसका ग्रेड एनालिसिस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली हम उसके साइज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आई थिंक टॉपिक्स हमें ज्यादा कवर करने हैं, टाइम हमारे पास कम है। तो अब यहाँ पे इससे समझते हैं, जो डायग्राम हमारे पास है इस इमेज को अब देखिएगा। इस इमेज से हम ये यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि ग्रेडेशन एनालिसिस क्या होगा। सपोज दैट कि एक सपोज दैट एक यहाँ पे हमने सीव यूज कर रहे हैं। सीव का मतलब है चलनी, ठीक है, जिसमें हम आटा जब चलनी का छानते हैं तो उसे छलनी बोलते हैं। तो आटे का जो आपका साइज होता है 0.8 mm होता है। तो हम यहाँ पे 25 mm का छलनी ले रखी है, सीव ले रहे हैं। सेकंड हमारी हो जाएगी 20 mm और थर्ड हमारा हो जाएगा 10 mm। तो अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास 20 mm का एग्रीगेट है, क्या है, 20 mm का हमारे पास एग्रीगेट है। और 20 mm के एग्रीगेट को हम इस सीव एनालिसिस एपरेटस के थ्रू हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये बताइएगा जो 20 mm का जो हमारा एग्रीगेट है, क्या वो 25 mm के एग्रीगेट के थ्रू कितना पास होगा, ठीक है। तो इजीली इजी सवाल था कि बिकॉज ऑफ हम पहले क्या यूज कर रहे हैं, 25 mm का सीव यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ पे 20 mm के एग्रीगेट हम जब इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो इजीली 100% पास कर जाएगा इससे, अंडरस्टैंड ना। तो जैसे जैसे ये पास करेगा हम उसको वैसे ही डिवाइड कर देते हैं। 20 से पास करेगा, कितना पास करेगा वो हम यहाँ पे परसेंटेज लिख लेंगे। 10 mm के एग्रीगेट के सीव से पास करेगा तो कितने परसेंटेज पास कर रहा है वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो इसे हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में भी जब पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं सीव एनालिसिस। और इसके थ्रू आपके एग्रीगेट को ग्रेड से लेकर के डिवाइड कर लेते हैं। तो टिपिकली एग्रीगेट ग्रेडेशन जो आपका होता है, सबसे पहला है यूनिफॉर्मली ग्रेड एग्रीगेट, यानी कि जब आपका एग्रीगेट एक ही साइज का होगा। जब एक साइज का होगा तो क्या होगा, उसमें बॉन्ड नहीं बनेगा और उसमें आपका जो फाइन एग्रीगेट और जो सीमेंट का जो आपका मोर्टार सीमेंट का जो घोल आप यूज करने वाले हैं वो ज्यादा यूज होने वाला है और ये ज्यादा लोड भी बियर नहीं कर पाता है। ओपन ग्रेडेड में क्या है, इसमें भी आपका एक बड़े एग्रीगेट भी यूज होगा और कुछ छोटे एग्रीगेट भी हम यहाँ पे छोटे पार्टिकल भी यहाँ यूज करेंगे। तो क्या होगा, आपका बड़ा एग्रीगेट है, उसके बीच में एयर वॉइड होंगे और कुछ एयर वॉइड में आपके जो छोटे पार्टिकल के एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। तो एग्रीगेट वो छोटे पार्टिकल का एग्रीगेट है, उस एयरवॉइड्स में वो वहां पे चला जाएगा, जो एयरवॉइड को आपका कवर कर लेगा। और यहाँ पे जो आपका मोर्टार है या ये क्या है, आपका जो फाइन एग्रीगेट और सीमेंट का जो घोल है वो कम यूज होने वाला है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है। फिर है आपका गैप ग्रेड एग्रीगेट, यहाँ पे गैप आपको दिखने वाला है, स्पेस आपको दिखने वाला है, वॉइड यहाँ पे आपको दिखने वाला है। डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट क्या है, यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट अलग अलग साइज के जो वॉइड आपको दिखने वाले हैं वो फिल हो जाएंगे। और आपके कंक्रीट जो आपका बनेगा वो सीमेंट एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट के कंपोजिशन से जो आपको एक कंक्रीट मिलने वाला है, वहां पे एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट आपको मिलेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीगेट के साइज पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया कि ये सफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को बियर करने के लिए यूज होता है, राइट। और आपकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए, आपके कंक्रीट में लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा, आपके वॉइड को फिल करने के लिए यूज होता है। और एप्लीकेशन की बात करें, आपके रोड में यूज होता है,
आपके कंक्रीट के जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, आप बीम में यूज होगा, आपके कॉलम में यूज होगा, आपके स्लैब में यूज होगा, आपके सिल बैंड में यूज होगा, आपके लिंटल में यूज होता है। तो हर जगह हम इसे आपका हर एवरी प्लेस हम वहां पे स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए आपके कंक्रीट को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या है? ये एक कंक्रीट ब्लॉक आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, मतलब सीमेंट, स्टोन एंड सैंड एंड अदर एग्रीगेट। ठीक है, तो आपका जो ब्लॉक है वो कंक्रीट के थ्रू बनता है। ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक आर नोन एज कंक्रीट मैसनरी यूनिट, और हम कंक्रीट ब्लॉक को कंक्रीट मैसनरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं, सीएमयू के नाम से भी जानते हैं। कंक्रीट ब्लॉक आर नाउडेज रिप्लेसिंग ब्रिक। कंक्रीट ब्लॉक क्या है? जब हमने ब्रिक पढ़ा था तो हमने हेलो हेलो मैम, प्लीज आप क्या मेरे को दोबारा से होस्ट पढ़ाएंगे? कनेक्टिविटी की वजह से यस सर, एक मिनट रुकिएगा बस। तो स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी की वजह से हमारा जो स्लाइड थी चली गई थी। तो कम बैक करते हैं वापस ब्लॉक पर। तो ब्लॉक इजीली क्या होता है, आपके कंक्रीट से मिलकर के बना होता है, और इसका जो साइज होता है आपके ब्रिक के कंपेयर में ये एक बड़े साइज का होता है। और जहां पर हमें एक बड़ा एरिया कवर करना होता है, जो हमारे टाइम को भी कंज्यूम कम करता है, और स्ट्रेंथ भी इससे हमारी ज्यादा मिल पाती है। साइज को देख करके लगता है कि ये एक हैवी साइज का है, लेकिन हैवी साइज इसका नहीं होता है। ये आपका ज्यादा लाइटली होता है, बिकॉज ऑफ इसमें एयर वोइड आपके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि दे आर अवेलेबल इन थ्री टाइप्स, नेमली सॉलिड, होलो एंड आपका सॉलिड भी होता है, होलो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। और बेसिकली ये आपका सॉलिड ज्यादा यूज होता है, और होलो हम आगे समझते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। और आरसीसी का मेक बनता है, और यूजेस इसके कहाँ पे है? वॉल, वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पार्टीशन वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज हम इसे कर सकते हैं। डेकोरेटिव एलिमेंट हमारा जहाँ पे होगा, एस्थेटिक अपील को लेकर के हम इसे यूज कर सकते हैं। आर्किटेक्चर जो हमारे होते हैं, वहाँ पे एस्थेटिक अपील को लेकर के हम वहाँ पे यूज करेंगे, जब हमें एस्थेटिकली आपका जो स्ट्रक्चर है उसको एक प्रॉपर डिजाइन जब हमें चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम इस तरीके के ब्लॉक हम यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन होलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक, कि होलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जैसे कि नाम से ही हमें पता है कि जो आपका होलो ब्रिक है, होलो ब्लॉक है, होलो ब्रिक में आपको वहां पे वॉइड दिखेगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड जो कंक्रीट ब्लॉक है वहां पे आपको सॉलिड रहेगा पार्ट। सेकंड थिंग, वहां पे एयर वॉइड आपको दिखने वाली है, या एयर वॉइड को लेकर के आप कहें, यही इतना ही आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है, ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं होलो कंक्रीट ब्रिक की। तो होलो कंक्रीट ब्रिक जो आपका होगा, जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरीके का ब्रिक होगा, ब्लॉक होगा।
जैसे कि हमने ब्रिक की भी बात की थी, परफोरेटेड ब्रिक हमने यूज किया था। डिक्टो वैसी है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी वायर को यूज करने के लिए भी यहाँ पे इसे यूज करते बनाते हैं। तो होलो कंक्रीट ब्लॉक आर लाइटर देन सॉलिड वन and have holes that take up a good part of inside space, usually more than half. People often use them for making big things like boundary wall. जैसे कि हमने कहा था कि बाउंड्री वॉल में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें लगा कि वहां पे कुछ वायर्स हमारे जाने और हम आउटर एरिया में नहीं दे सकते हैं, तो इस तरीके के ब्लॉक को यूज करके हम वहां पे आपके वायर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। यूजेस हमें पता है, गुड इंसुलेशन के लिए इसे यूज कर सकते हैं, और लाइटर रेगुलर कंक्रीट ब्लॉक हमारे होते हैं। सेकंड थिंग, these factors these factors all have a favorable impact on their eco friendliness. तो बेसिकली इको फ्रेंडलीनेस के लिए भी हम इसे वहां पे यूज करते हैं। एएसी ब्लॉक की भी बात अगर मैं करूं, एएसी ब्लॉक का एब्रीविएशन अगर मैं कहें इसका, ऑटोक्लेव्ड क्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक के नाम से इसे जानते हैं। These block are also termed as lightweight hollow block, और ये आपकी बाउंड्री वॉल में यूज किया जाता है। आजकल आपके जितने भी बड़े बड़े टावर्स हैं वहां पे इन्हें यूज किया जा रहा है। टाइम कंज्यूम कम करते हैं, इसके साथ साथ आपके स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंक्रीट ब्लॉक है। एडवांटेज की बात हम करें, स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे, और टाइम कम कंज्यूम करते हैं जैसे मैंने कहा। इसके बाद इसमें थिक प्लास्टर यूज होता है, प्लास्टिंग इसमें यूज होगा क्योंकि फिनिशिंग इसमें ज्यादा आती है, दैट्स व्हाई इसमें प्लास्टर कम यूज होता है। दे आर वेरी रेजिस्टेंस एंड हाईली ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंस आपके होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका एक ये होता है कि ये ब्लॉक कैन नॉट बी स्प्लिट बट मस्ट बी वर्कड होल। स्प्लिट इसे नहीं कर सकते हैं, और आप किसी छोटे एरिया में इसे यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये होता है। और इसके जो प्राइजेस हैं टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां पे दिखती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही इस लेक्चर में, और कम बैक करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो हमने लिस्ट किए थे वहां पे। तो जैसे मैंने कहा, आपके जो टेस्ट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ कंक्रीट। अगर ये पूछा जाता है तो आपको कंक्रीट क्यूब टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देना है, क्यूब टेस्ट के साथ साथ स्लम टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता देना है, स्टेप्स बता देने हैं, इमेजेस नीट एंड क्लीन इमेजेस वहां पे बता दीजिएगा। और अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में पूछा है, जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्लम कॉन्टेस्ट ऑन सीमेंट कंक्रीट और कोरिलेट द स्लम एंड वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ये आपका 2018, 19, 21, 22 और 22, 23 में पूछा गया है। तो इसको लेकर के भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि व्हाट आर होलो कंक्रीट ब्लॉक, डिस्कस यूज एंड एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ होलो ब्लॉक। तो हमें कंक्रीट ब्लॉक एक्सप्लेन कर देना है, उसके एडवांटेजेस भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं, पूछा गया है तो वहाँ पे लिखने होंगे। थर्ड है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीगेट, एग्रीगेट को आपको बता देना है। अगर ये 7 मार्क्स में आया है तो इसके आपको क्लासिफिकेशन भी दे देने हैं, आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में भी बता देना है, और वहाँ पे फाइन और कोर्स एग्रीगेट के बारे में भी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। और एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ईएफ स्लैग एज एग्रीगेट, यानी कि ईएफ स्लैग को आप एग्रीगेट एज एग्रीगेट कैसे यूज करते हैं, और ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वर्केबिलिटी की भी वो यही पूछ रहा है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी पूछ रहा है, यानी कि फिल्म टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, वहाँ पे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिफ्थ है जो डिफाइन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। मैम लेक्चर कंप्लीट हो गया है, हम अब मीटिंग लीव कर सकते हैं। हेलो।
हेलो हेलो। मैम, लेक्चर कंप्लीट हो गया। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।